हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी? सब बढ़िया है। और आप सभी को राम राम। जल्दी से सभी ऑनलाइन आ जाओ। तो एक न्यूज़ थी मेरे पास, तो वो मैं क्या है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। छोटी सी जानकारी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ क्या है कि शेयर करनी चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने कहा एक लाइव वीडियो बना देता हूँ। तो आ जाओ जल्दी जल्दी भाई, और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। विजय वर्मा, हेलो हेलो जी भाई, क्या हाल है? बढ़िया सब। और निकी भाई क्या हाल है? चंद्रशेखर, हेलो सोनू भाई। विजय जी, सोनू भाई कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भाई। ब्रजेश यादव, हाय। हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है कि अभी भी इंडोनेशिया में क्या है कि एक सेकंड होम वीज़ा, जिसको यानी कि आप हिंदी में करेंगे कि दूसरा घर, ठीक है। तो वो वीज़ा क्या है कि इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने। और उससे वीज़ा से क्या है कि आप चाहें तो उस वीज़ा के ऊपर यहाँ पे इंडोनेशिया में लगभग आप 10 साल तक रह सकते हैं। 10 साल तक रह सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हर कोई रह सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया है। तो जो मान लो इसके लिए शर्त है वो यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर कोई भी अच्छे यानी कि अच्छा बिजनेस है जिनका, या अच्छे पैसे हैं जिनके पास इंडिया में या किसी भी कंट्री में, ठीक है, जो मेरे भाई यहाँ आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये वीज़ा है जो, ये 10 साल का वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है। 10 साल का एक बार में वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी बात, इस वीज़े का नाम है, ये है सेकंड होम वीज़ा, ठीक है। आपको पता चल ही गया होगा भी सेकंड होम का मतलब ये हो गया कि दूसरा घर, ठीक है। अब दूसरा घर कैसे हुआ कि इसके अंदर जो आपको क्या है कि आपको लगभग इंडिया का 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आपको क्या है कि यहाँ पे या तो अपना बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट दिखाना है, या फिर आपको यहाँ पे एक घर लेना होगा या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। 1 करोड़ रुपए यानी कि नॉन मूवेबल एसेट, यानी कि जो जो क्या है कि एसेट्स क्या है कि आप उसको बेच नहीं सकते जब तक आप यहाँ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 10 साल का आपको एक बार में वीज़ा मिल जाएगा इसके अंदर। फिर आप यहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, अपने भाई बहन, सॉरी, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। और जब आपके मान लो 10 साल हो गए हैं पूरे, उसके बाद अगर आप चाहो, ठीक है, कि आपको सिटीजन लेनी है, तो आप जितना यहाँ की गवर्नमेंट को यानी कि फ़ायदा करेंगे और टैक्स देंगे, पे करेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि आपको ये सुविधा हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे सिटीजन भी मिल सकती है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या है कि मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ मैंने खोल के रखा है और उसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप देख लें। और ये है भाई न्यूज़, ठीक है। कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने दूसरे दूसरे गृह वीजा का, दोबारा से पढ़ देता हूँ। संवैधानिक न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने दूसरे गृह वीजा का समर्थन किया। अमीरों और बुजुर्ग विदेशियों को आकर्षित कर सकते हैं। ये इंडोनेशिया की खबर है और ये यहाँ के अपने जकार्ता से न्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें देखो सबको साफ साफ दिख रहा है ना भाई, ऐसे तो नहीं है, नहीं दिख रहा है। वैसे मैंने लिंक भी दे दिए हैं, तो लिंक के ऊपर जाके क्या है कि आप उसको वो कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। बट उसको क्या है कि आप ट्रांसलेट कर लेना। ट्रांसलेट ऐसे होता है, गूगल क्रोम में ये लिंक खोलेंगे आप, खोलने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांसलेट का, तो इसमें हिंदी में कर सकते हैं इसको जिस भाषा में भी। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश। इफ़ यू कैन understand Hindi, whatever language, you can just translate it, so you can easily read this।
तो इसमें है जकार्ता संवैधानिक न्यायालय MK के पूर्व न्यायाधीश जिमाली आशिदिक, ये जो पर्सन की फोटो है ये यहाँ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो दूसरे गृह वीज़ा नियम जारी करने का समर्थन करते हैं और यह आशा की जाती है कि यह वीज़ा दुनिया के स्थापित नागरिकों को लुभा सकता है और आकर्षित कर सकता है। अच्छा जी, जिमली ने अपने ट्विटर अकाउंट @जिमलू_AS पे कहा, दूसरा घरेलू वीजा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी नीति है और गुरुवार 27 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई है। ठीक है जी, यह दूसरी वीज़ा नीति मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को बाली में कल लॉन्च की गई है। यानी कि ये जो वीज़ा है ये लॉन्च हो चुका है और ये क्या है कि अपने बाली के अंदर अपना कितनी तारीख को 25 को अपना लॉन्च हो गया है। ठीक है, 25 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गया। तो आप कोई भी कंट्री से हैं, किसी भी कंट्री में, ठीक है, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। कोई ज़्यादा इसकी यानी कि देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सी है। लोग क्या है कि एक वर्क परमिट के लिए भी अगर USA जाना है या कहाँ भी जाना है तो उसके अंदर वो क्या है कि काफ़ी सारे यानी कि वो दे देते हैं, अपना पैसे दे देते हैं, बट वहाँ पे जाके करनी दिहाड़ी पड़ती है। तो इससे अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपना कोई काम स्टार्ट करो खुद से। ठीक है, और अपनी फैमिली को अच्छे से रखो। बाली के अंदर रह सकते हैं, जकार्ता में रह सकते हैं, जो भी प्रोविंसी है इंडोनेशिया की, कहीं भी रह सकते हैं। तो इसमें 25 अक्टूबर को बाली में लॉन्च की गई रेगुलेशन को कांगुंग में एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में जो इमिग्रेशन के जो डायरेक्टर हैं, और विडोड एक जान द्वारा लॉन्च की। इनका नाम है, थोड़ा सा यहाँ के नाम मेरे को थोड़ा पढ़ना नहीं आता। और वरिष्ठ नागरिक शामिल है जो कई विकसित देशों में बूढ़े हो रहे हैं। जिमी ने कहा, कई देशों में दूसरी कई यानी कि काफ़ी देश हैं जिनके अंदर क्या है कि पहले से ये क्या है कि है, जैसे मलेशिया के अंदर आप रह सकते हैं, यूरोप के अंदर गोल्डन वीज़ा होता है काफ़ी जगह, दुबई के अंदर होता है गोल्डन वीज़ा। वैसे ही अभी क्या है कि इंडोनेशिया ने भी लागू की है ये नीति। ठीक है, तो आशा है कि दुनिया के अरबपति इंडोनेशिया में रहना चाहते हैं और निवेश और अर्थव्यवस्था को चलाने में रुचि रखते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं भी हमें चाहिए, बाहर से इन्वेस्टर चाहिए जो कि यहाँ पे आए, अपना कारोबार सेट करें, यहाँ पे परमानेंट रहें। हम इजीली उनको जो सेकेंड होम वीज़ा देंगे या उनको इन्वेस्टर के तौर पे आना है तो भी हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी शर्तें देख लेते हैं। जो लोग प्राप्त करते हैं वे 10 वर्षों के लिए निवास परमिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह वीज़ा प्राप्त करना आसान नहीं है। यहाँ कई शर्तें हैं, यानी कि इन्होंने बताया है कि ये इसकी शर्तें रहेगी। तो एक बैंक में IDR 2 बिलियन को संपार्श्विक रूप में जमा करना चाहिए है, या 2 मिलियन IDR की अचल संपत्ति का स्वामित्व दिखाना चाहिए। यानी कि या तो 1 करोड़ रुपए आप फिक्स डिपॉजिट दिखाइए अपने अकाउंट में, या फिर 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे आपको लैंड, घर, प्रॉपर्टी कुछ भी लेनी है। और राष्ट्रीय पासपोर्ट जो वैध है, कम से कम 36 महीनों के लिए वैध है। यानी कि आपको 36 महीनों वैलिडिटी वाला एक पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और एक सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ 4x6 सेमी की के साथ हाल रंगीन तस्वीर, यानी कि वाइट बैकग्राउंड वाली 4x6 सेमी की एक तस्वीर चाहिए होगी आपको। ठीक है, और एक अन्य आवश्यकता एक बयान देता है जिसमें शामिल है, यानी कि यहाँ पे ना एक रूल है पंचशीला का, उसके हिसाब से वो एक आपको है ना लेटर पे लिख के देना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को कि मैं और मेरे अनुयायी पंचशीला और इंडोनेशिया के गणराज्य के 1945 के संविधान का सम्मान करेंगे। भी हम इसका जो इनका संविधान है इसका हम यानी कि वो करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। ठीक है, और जो भी इधर की व्यवस्था है या सभी है और धर्म है, रीति रिवाज है, सभी का एक साथ मिलके क्या सम्मान करेंगे। और इसके बाद क्या है कि ये अगर आप ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है कि आपको ये वीज़ा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट आप फ्लाइट लेके और यहाँ पे आइए, अपना यहाँ से यानी कि कुछ भी कर सकते हैं,
कोई भी यानी कि बिजनेस कर सकते हैं, अपना अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है, सेटल हो सकते हैं। यानी कि मैं बोलता हूँ कि अगर किसी बंदे को किसी दूसरी कंट्री में अगर सेट होना है तो उसमें क्या है कि उसको ये सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके अंदर क्या है कि सेकेंड होम वीज़ा लेके वो आराम से सेट हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें है ना, पेज में काफ़ी ऐड है क्योंकि ये न्यूज़ की साइट्स हैं। तो इसमें है आवासन मुद्दे, द्वितीय गृह वीज़ा, इंडोनेशिया में विदेशी 10 साल रह सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सॉरी, आपको सभी है ना, यानी कि सभी फैसिलिटीज मिलेंगी इसके अंदर, काफ़ी है। 5 या 10 साल की अवधि के वीज़ा और दूसरों, ये देखिए ना इधर लिखा हुआ है, दूसरों ग्रहों के लिए सीमित प्रवास परमिट विदेशियों को 5 से 10 साल की अवधि के लिए इंडोनेशिया क्षेत्र में रहने की अनुमति देता है। और इसमें यानी कि वही शर्तें वही है कि 2 मिलियन होना चाहिए आपके पास, मतलब 1 करोड़ रुपए इंडिया का आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बैंक में फिक्स डिपॉजिट रहेगा तो आप यहाँ पे रह सकते हैं 10 साल के लिए। आप कोई भी धंधा अपना ये काम स्टार्ट कीजिए, काम स्टार्ट करने के बाद उससे आप कमाइए, टैक्स भी भरिए, ठीक है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहें, मेरे ख्याल से बाली है या जकार्ता है, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तो ठीक है भाई, ये मैंने एक जानकारी देनी थी, किसको अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक और शेयर कर दें, और जिसको ना लगी हो तो वो भाई अगर कोई गलती हो तो वो क्या है कि हमें बता दें, ठीक है। तो ये पेजों पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्या है कि एड्स चल रही थी, तो हो सकता है कुछ अगर मान लो कुछ गलत वगैरह दिख गया हो तो उसके लिए मैं क्या है माफ़ी मांगूंगा। और अभी क्या है कि भाई अपने कमेंट पढ़ देते हैं सभी के। स्मार्टिन की कैसे हो भाई, मिस यू। हाँ जी भाई, मिस यू टू। प्रकाश रन कावत, गुड मॉर्निंग सोनू भाई, गुड मॉर्निंग जी। और मैं एक है ना अपना पोल है जो, ठीक है, एक पोल लॉन्च करूँगा, ठीक है, तो उसमें आप मुझे ज़रूर जवाब देना, ठीक है। उसकी वोटिंग का टाइम रहेगा 5 मिनट में लॉन्च कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाके अपने क्या है कि उसमें पोल कर दो आप, और शेयर भी कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और भाई जितना ज़्यादा आगे फैला सको मेरी वीडियो को उतना ज़्यादा क्या है कि आप फैला दिया करो, तो अच्छा लगता है। उसके अंदर क्या होता है कि फिर मुझे अपने आप में ये लगता है कि भाई अपने को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यानी कि वीडियो अपनी बनानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 मिनट यार, वो लैपटॉप में ऐड चल गई थी ऑटोमेटिक। तो जितेनी योगी, हाउ आर यू, आई एम गुड ब्राई। गुरजन सिंह, हेलो, हाँ जी। कश्यप जय, सोनू भाई जय श्री राम, जय श्री राम जी। पंदु पूर्ण दत्त शर्मा, हाँ माय डियर फ्रेंड सोनू, थैंक यू। इंदर सिंह इसब, राम राम जी। तरुण पटेल, धोली केरला, राम राम। जितेंद्र योगी दिल भेज रहे हैं भाई। अशोक फागनिया, राम राम जी। निम्मा राम जी बोल रहे हैं, निम्मा राम प्रजापति, राम राम सोनू भाई, राम राम जी। लक्ष्मण सिंह, जय श्री राम। रोहतास कौशिक दघोतिया बोल रहे हैं, राम राम सोनू भाई, राम राम जी। काफिल सैनी, सोनू भाई मुझे बुलाओ घूमने के लिए। भाई आ जाओ, टिकट लो और आ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी भी आ जाओ। ओम प्रकाश, फॉलो दिया जाट, राम राम भाई साहब, राम राम जी। अभी और क्या है, रुपेश कुमार, ओम शांति भाई साहब, ओम शांति जी। धर्मेश पटेल, हेलो सोनू भाई, राम राम साहब, राम राम जी। चंद्रशेखर, सोनू भाई इंडियन रुपीस है, सोनू भाई इंडियन रुपीस है 1 करोड़। हाँ भाई 1 करोड़, इतना देखो, इतना तो चाहिए। अब किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो और वहाँ पे आपको अगर मान लो वीज़ा चाहिए, सेटल होना है पूरी फैमिली के साथ, तो ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जैसे मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि ये वाला वीज़ा चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना इसमें बढ़िया हो जाएगा, और भी बढ़िया हो जाएगा, यानी कि काम की छूट मिल जाएगी। अभी क्या है कि थोड़ा सा लिमिटेड अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसके अंदर कंपनी खुलेगी तो ऑटोमेटिक उसके अंदर कुछ भी करो, लोगों को हायर करो, कुछ भी करो। तो अभी देखूंगा, आगे की बात है ये तो। और वैसे ये क्या है कि इन्होंने अभी इंडोनेशिया क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्या है कि चेंज कर दिया बिल्कुल अपना, यानी कि पहले ऐसे होता था कि यार काफ़ी है ना मुश्किलें देखनी पड़ती थी
जैसे इमिग्रेशन के रूल के साथ, और कितास लेना है, वीज़ा लेना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब तो ऐसा है सिस्टम एकदम स्मूथ है, आपको साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि भाई 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लस में आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, एक आपको स्टेटमेंट देना है कि भाई मैं जो भी इंडोनेशिया के रूल रेगुलेशन है, रिलीजन है, उनको सबका सम्मान करूँगा, बस ये चीज़ का आपको लेटर देना है। उसके बाद आपको 10 साल का जो सेकंड होम वीज़ा है वो मिल सकता है। यही अगर अपने वहाँ पे जाते हैं, अपने मलेशिया में जाते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से इसमें है इन्वेस्टमेंट बड़ी है, और यूएसए में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और यूरोप है, 5-5 लाख डॉलर मांगते हैं कि भाई इतना पैसे दे दो। अब 5 लाख तो वो फिक्स एसेट में हो जाते हैं। फिक्स एसेट में अगर 5 लाख डॉलर दे दिए मान लो आपने, ठीक है, 1 लाख का 1 लाख अपना का हुआ अपना 80 लाख, ठीक है, तो 5 लाख का तो कितना होगा, उतना पैसा अगर आपका उस चीज में घुस जाएगा तो काम क्या करोगे। इससे अच्छा यही है कि आप अपना यानी कि जो पैसा है, अगर किसी भाई को, जैसे मेरे को है ना, काफी जनों के फोन आए थे कि भाई आप मेरे को यहाँ पे आना है, बिजनेस करना है, तो उनके लिए ना ये सबसे बढ़िया मौका है कि इंडोनेशिया में सेट होने का और अपना एक अच्छा बिजनेस करने का। वो लोग अपना आए यहाँ पे, घर ले या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करवाएं अपनी, और अपने बच्चों को भी साथ में ले के आ सकते हैं। बाली है, उधर क्या है कि सभी के सभी, जैसे आपको बाली में ये नहीं लगेगा, आपको महसूस नहीं होगा कि आप है ना इंडोनेशिया में रह रहे हो, ठीक है। इतना हाई फाई हो चुका है बाली, और जकार्ता भी इतना हाई फाई है, उसकी बिल्डिंग्स देखोगे तो उनका रहना खाना और आपको एक अलग ही फील आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी छोटे देश में नहीं, ऐसा नहीं लगेगा आपको, ऐसे लगेगा सच में यार हम अब्रोड आ गए और अच्छा सेट है। तो ही मैं भी यहीं इसीलिए रह रहा हूँ। मैं देखो सिंगापुर गया था, मलेशिया में रहा था, मलेशिया में रहने के बाद फिर मैं उसके बाद अपना जैसे मान लो मकाऊ में रहा हूँ, बैंकॉक में रहा हूँ, इंडिया में रहा हूँ, ठीक है। देखो सब जगह अपनी जगह पे अच्छी है, ठीक है। अपने पास जो स्टडी थी ना उसके हिसाब से अपने को जो जॉब मिल रही थी। अब मैं इंडिया में था तो जॉब करता था, मैं मित्सुबिशी के अंदर जॉब करता था स्टार्टिंग में, 2011 की बात है। उस टाइम में मित्सुबिशी में जॉब करता था तो वहाँ सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी जी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब सिंगापुर गया, सिंगापुर में क्या हुआ कि वहाँ पे क्या है कि अगर कोई मान लो वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए हायर एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन अब कहाँ से लेके आए जब की नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा किया हुआ था, डिप्लोमा के ऊपर कितना का करेंगे। ये अपना पोल हो गया है, इसमें वोट आए हैं 3, अच्छा ठीक है, हाँ और नहीं, ठीक है जी, और हाँ और नहीं, ठीक है जी, चलो बढ़िया बात है। और उसके बाद क्या है कि अपने जैसे मान लो एक बार फिर से मैं लॉन्च कर देता हूँ, एक पोल और कर रहा हूँ, अगर किसी को बताए मुझे भाई, सारों पे पोल जरूर दिया करो, वोटिंग जरूर किया करो। तो इसमें क्या है कि जैसे सिंगापुर था, सिंगापुर गया था तो वहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो अपने यानी कि मैं गया था एक्चुअली किसी एजेंट के थ्रू गया था, जलंधर का कोई एजेंट था, उसका नाम था पिरामिड ई सर्विस, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर में उसकी ब्रांच है, ठीक है। और वो सबसे बड़ा ठग आदमी है। ठग ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया सिस्टम अपने साथ, उसने मेरे को, जैसे इतनी जानकारी थी नहीं घर वालों को, यानी कि अपनों ने वो किया, भी कहा भी मेरे को तो बाहर जाना है। उसका क्या है, एक है ना टाइम टीवी है, उसके अंदर पंजाबी चैनल है, उसके ऊपर एक शो में क्या है कि अपने वो एडवर्टाइजमेंट करता था, अभी मैं बाहर भेजता हूँ, बाहर भेजता हूँ। तो भाई साहब मैं चला गया उसके पास, जलंधर में उसका ऑफिस था, मैं उसके पास गया, वहाँ पे गया तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि भाई कितना क्या कुछ लगेगा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा बजट था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख के अंदर उन्होंने क्या है मेरे को बोला कि चलो ठीक है हम आपका सिंगापुर का करवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कोर्स की डिटेल बता दो। कहते कोर्स की डिटेल ये है कि 1 साल का कोर्स रहेगा और आपका जिसके अंदर उसके बाद आपको 6 महीने की ओजीटी मिलेगी। अब 6 महीने की ओजीटी मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी 1 साल वो बोलता अभी आप पढ़ाई कर लेना, उसके बाद आपको पेड वर्क परमिट मिल जाएगा 6 महीने का। उसके बाद अगर आपकी किस्मत होगी तो एम्प्लॉयमेंट पास या एस पास या फिर वर्क परमिट मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैं क्या है कि उसको उसने मेरे को बोला अभी अपने एडवांस दे दो अपने को। एडवांस उसने लिए थे अपने से, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए थे 5,000 रुपये उस दिन लिए। उसके बाद क्या है कि बोला कि जब ऑफर लेटर आ जाएगा तब पैसे लेने हैं बाकी के। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैं क्या है कि अपना चुप करके घर पे आ गया। घर पे आ गया, अगले दिन उन्होंने मेरे को एक ऑफर लेटर भेज दिया। ऑफर लेटर भेज दिया बिल्कुल, यानी कि एकदम
फर्जी सा ऑफर लेटर भेज दिया अपने को, ठीक है। उसके ऊपर लिखा इस टाइप से था, इतनी नॉलेज थी नहीं, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने कहा चलो ठीक है। उसके ऊपर क्या है, ब्रैकेट के अंदर उन्होंने डाल रखा था 6+6 भी 1 साल हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर एक और डाल रखा, 6 और डाल रखा। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो आपका कोर्स है ना, वो है 1 साल का कोर्स है। और 1 साल के अंदर क्या है कि आप अपने 1 साल जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या है कि आप अपना 6 महीने की आपको ओजीटी लग जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, लग जाएगी तो बढ़िया बात है। तो मैंने क्या किया, अभी उनसे बात हुई थी 2.5 लाख रुपए में, जिसमें उसने बोला था अपने को 6 महीने का अपने को वीजा मिलेगा, 6 महीने का 6 महीने की वो फीस भरेगा मेरी उसमें, और बाकी 6 महीने की जो फीस होगी वो मैं जाके वहां पे भरूंगा। मैं चलो ठीक है जी। 2.5 लाख रुपए मेरी उससे बात हुई, और जैसे मान लो 1-2 दिन बाद जब मैंने उसको 5,000 जमा करा दिए, मैं अपने घर चला गया। उसके बाद उसका फोन आया ऑफिस से, बोला अभी ऑफर लेटर आपका आ गया। मैंने वो ऑफर लेटर क्या है कि मैंने अपना चेक किया, मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में भी फ़ोन लगाया, मैंने वहाँ से घर पे बैठे हुए मैंने सिंगापुर फ़ोन लगाया, और मेरा कॉलेज था एकास्टिक कॉलेज था, और सिटी एंड गिट्स यूनिवर्सिटी थी लंदन से, सिटी एंड गिट्स यूनिवर्सिटी थी, और एक टी साइड यूनिवर्सिटी थी। दो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था वो कॉलेज था। तो मैंने क्या है कि अपना जैसे किया और करके अपना क्या है कि मैंने उन पे भरोसा किया। अब क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ कि जब मान लो 30 दिन का प्रोसेस था टोटल वीज़ा आने में, तो 30 दिन बाद क्या है कि मेरे को उन्होंने फाइल नंबर दे दिया, मैं चेक करता रहा उसको, और चेक करते करते क्या है कि वीज़ा आ गया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, अभी वीज़ा मेरा अप्रूव हो गया, तो आप मेरे को दे दें, फिर मैं अपना निकलूँ यहाँ से। तो भाई वो तो अपने, मैं उसके पास गया, वो बोला हाँ आपका वीज़ा आ गया, पैसे लेके आ जाओ। मैं क्या है कि अपनों ने उनको लगभग 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी थी, और 25,000 रुपये अपनों ने क्या है कि उनको ऑफर लेटर आने के बाद दे के आया था मैं। उसके बाद क्या है कि मैं वहाँ पे गया तो मेरे पास बाकी का यानी कि 2,50,000 में बात हुई थी, अपने ने उनको 30,000 के करीब दे दिए थे पैसे। बाकी के जो पैसे बचे थे भी 2,20,000 रुपये, वो मैं लेके गया उनके पास। लेके जाने के बाद क्या हुआ कि अपने मैं उनके ऑफिस में चला गया, और जैसे मान लो काफ़ी मैं लगभग मान लो 11 बजे के करीब पहुंचा था दोपहर में। तो 11 बजे जैसे मैं पहुंचा सुबह में, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठ गया जाके वहाँ पे। वो 2-3 क्या है कि वहाँ पे काउंसलेंट सी लड़कियां बिठा रखी थी उन्होंने। मैं उन लड़कियों से पूछता रहा, मैंने कहा हाँ जी वीज़ा आ गया, हाँ जी आ गया वीज़ा, आप बैठिए साइड में। मैं बैठ गया वहाँ पे। अब सिस्टम क्या हुआ, मैं वेट करता रहा। मैंने कहा चलो कब तक देंगे, ऐसे करते उन्होंने बजा दिए 2। फिर मैंने उनसे बोला कि बात क्या है, आप बताओ तो सही, वीज़ा दो और पैसे लो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अपना बात होने के बाद अपने को उन्होंने बोला कि अपना ये जो सर आपकी जो है ना, हमने वीज़ा तो आपका आ गया है, ठीक है, मगर उसके अंदर एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हुई, कहते आपसे बात हुई थी कि अपना जो ये है अपना क्या बोलते हैं भी वीज़ा है, इसकी बात अपनी ये हुई थी कि 6 महीने की फीस भरेंगे हम, तो 2.5 लाख रुपए का आपका पैकेज बनाया था हमने। मैं कहा हाँ जी बनाया था। तो हमारे क्या है कि जो कॉलेज था वो अप्रूव नहीं कर रहा था वीज़ा, एम्बेसी अप्रूव नहीं कर रही थी, तो इसलिए क्या है कि आपको पूरी फीस भर के ही जा सकते हैं। मगर अच्छा, मैंने कहा फिर क्या करें, बोले या तो एक काम करो, 4,50,000 रुपए के करीब उन्होंने बोला था। बोला टोटल 1 साल की फीस होगी, इतने पैसे दोगे तो ठीक है आप वीज़ा ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके फिर क्या है कि जो आपने 30 दिए थे वो तो गए आपके, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में चल गए, हम वीज़ा कैंसिल कर देंगे। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, तुम पहले 2.5 में पूरी बात हुई है, अब तुम मेरे से एकदम से 4.5 लाख रुपए मांग रहे हो। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर घर पे बात की, घर वाले बोलते चलो वहाँ जाके भरना था, यहाँ भर दो, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनको 4.5 लाख रुपए दिए, और मैं लेके उनका वीज़ा मैं गया अपने सिंगापुर में। वहाँ पे गया, कॉलेज में आगे गया, तो जब साइन अप करने के लिए जाते हैं ना कॉलेज में, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद पता है क्या हुआ, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोर्स आज इस तारीख से स्टार्ट होगा। और मेरा लगभग कोर्स हुआ था स्टार्ट अपने नवंबर में स्टार्ट हुआ था, और मार्च के अंदर भी वो बोले खत्म हो रहा है कोर्स। मगर ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा कोर्स तो साल का है। बोले नहीं, आपके कोर्स का जो
कोर्स है ना, टोटल आपका सिर्फ जो फीस है ना वो आपकी सिर्फ यानी कि $5,000 थी, उसमें डिस्काउंट करके $4,500 फीस थी डिप्लोमा की। 6 महीने का कोर्स था, बोला कोई 1 साल का कोर्स नहीं है। फिर मैंने उसको काफ़ी कॉल किया, पिरामिड ई सर्विस वाला, ठीक है। भी मैं ये चाहता हूँ उस बंदे के पास है ना अपना वीडियो जरूर जाए, ठीक है, ताकि वो और लोगों को है ना, ऐसे एजेंट जब ठगते हैं ना तो बहुत बेकार लगता है यार। अगला बंदा पता नहीं कैसे करके लेके आ रहा है पैसे, और उसके पैसे क्या है कि वो खा जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। उसको अगर अपना लेना था कमीशन तो ले लेता, उसने कमीशन देखो 2 लाख रुपए के करीब मेरे से ठग लिया। और मैं वो पैसे, मैं वहाँ सिंगापुर गया, मैं कमा नहीं पाया उतने पैसे और मेरे को लौटना पड़ा, ठीक है, मैं यूसी के साथ। तो घर वाले बोलते अब नहीं भेजेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो मेरे में चलो स्ट्रगल थी अपनी, मैं कैसे भी हो गया, सेट हो गया, अपना आया, मेरी किस्मत चल रही थी भी, मैंने अपना खुद सब कुछ किया था। तो इन एजेंटों से ना बच के रहो। मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, ये मैं जानकारी एकदम सही और पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि ये वाली जानकारी सही है। आप जाइए यहाँ पे, सीधा आइए, कोई एजेंट हायर करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने दूसरी जगह वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपना काम करते हैं, यहाँ पे तो इतना अच्छा सिस्टम है। आप यहाँ पे आए, फ्लाइट लेके आए, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको $35 का। उसके बाद इमिग्रेशन में जाएं, बोले कि भाई मेरे को सेकेंड होम वीज़ा चाहिए। वो आपको क्या है कि उन्होंने शर्त बताई है, $1 करोड़ आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उनको प्रूफ दिखा दो, वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद अपना क्या है, पैसे है जो इधर मूव करो, लेके यहाँ पे प्रॉपर्टी लो, घर ले लो, घर मिल जाएगा, ठीक है, घर ले लो और बढ़िया बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया है। नवल चौधरी जी बोल रहे हैं भाई बहुत ही इंडिया में लुटाने वाले हैं, लुटाने वाले हैं। अच्छा क्या लुटाने वाले भाई? अच्छा लूटने वाले हैं, ठीक है जी। प्रकाश रावत, राम राम सोनू भाई, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। अच्छा राम राम जी। तो ये वीज़ा है जी, मैंने इसकी पूरी जानकारी मेरे हिसाब से एकदम सही सही दे दी है, ठीक है। और किसी भाई को अगर मान लो कोई भी जानकारी चाहिए अपने, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, तो मैसेज कर देना। मैसेज करोगे तो मैं क्या है कि आपको रिप्लाई कर दूंगा। और भाई एक ज़रूर मेरी यानी कि ये आपसे है ना भी विनती समझ लो, ये वीडियो जरूर है ना पिरामिड ई सर्विस जलंधर के अंदर है ना, उसके पास पहुंचनी चाहिए। पिरामिड ई सर्विस, ध्यान से इसको नोट कर लो, उसका पेज देखो एफबी का, उसके ऊपर टैग करो उसको, ठीक है। नहीं तो मैं लिंक के अंदर अगर उसका हुआ ना तो मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो पेज जरूर करूंगा। उस बंदे को मैं आज भी नहीं भूल सकता कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई बंदा अगर सही काम के लिए जा रहा है, ठीक है, गरीब आदमी है, तो उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे साथ भी होती है, बहुत बार हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई जितना सेफ चलो चलो, ठीक है। अगर सीधी मैं जब जानकारी दे रहा हूँ आपको, मैंने बोल दिया यहाँ पे ऐसे हो रहा है, वैसे मलेशिया के अंदर भी है गोल्डन वीज़ा, आप वो जाके ले सकते हैं। आपको यूरोप जाना है, कोई एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई डोंकी नहीं लगानी, ठीक है। डोंकी लगाते हैं, ठीक है, लोग है ना, गुजरात के अंदर लोग हैं भाई, इतने लोग हैं जो है ना 50-50, 55-55, 60-60 लाख रुपए में उनकी बात होती है एजेंटों से, बोलते हैं कि भाई डोंकी लगवा के भेजेंगे, ठीक है। पैसा है पहुंच पे है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बंदे को बेचारे को बिठा लेते हैं इधर उधर, क्या है कि वो कर देते हैं, सिस्टम उसका खराब हो जाता है पूरा, ठीक है। उसको फंसा देते हैं, बेचारा जंगलों में जा रहा है, ये जा रहा है। उससे तो अच्छा यही है ना कि आप यार सीधा चलो, ठीक है, यूएसए मत जाओ यार, यूरोप मत जाओ, ठीक है, कोई छोटी जगह में उसी उतने ही पैसों से कहीं काम कर लो, अच्छा। तो यार आप भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश है, और बढ़िया तरीका से यानी कि रह सकते हैं सब, ठीक है। और भाई कोई भी क्वेश्चन हो अपने लिए, ठीक है, तो जरूर भेजो। रिकॉर्डिंग जो मैं अपना बना रहा हूँ ना, उसके रिकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो मेरे से पूछते हैं तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। मगर एक्स्ट्रा अगर मान लो पूछेंगे तो उसके लिए क्या है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा कि यार जो मेरा अभी टॉपिक नहीं है उसके ऊपर मैं यानी कि बता नहीं पाऊंगा। नवल चौधरी जी बोल रहे हैं भाई मुझसे रेलवे में भर्ती के लिए 2 लाख ले लिए था, झूठा अपॉइंटमेंट दिया था, मेरे पैसे डूब गए। भाई ये होता है ऐसा, पता है क्या है, पैसे मत दो किसी को। कोई मांगे ना, एजेंट मांगे बोले पैसे दे दो, नहीं। आपको यहाँ भी इंडोनेशिया में ना इतने, मैं बताता हूँ, अभी तो इन्होंने सख्ताई कर दी और ये कोरोना की वजह से काफ़ी इंडोनेशिया साफ हो गया, नहीं तो इतने बहुत गंदे गंदे एजेंट थे बेचारों, कितनों को क्या है कि यहाँ पे फंसा के छोड़ दिया था। इवन मैं भी है ना
मैं भी एक बार उनके चक्कर में पड़ा था और मैं ब्लैक लिस्ट हो गया था यहाँ से, और मेरे को वापस भेज दिया, डिपोर्ट हो गया था, मेरे पासपोर्ट नहीं था। और ऐसे करके होता है कई बार, चलो किस्मत थी। बट मैं क्या, आज जिस बंदे ने मेरे को चुकवाया था ना, आज वो बंदा नेपाल की जेल के अंदर बैठा है, ठीक है। और वो उसकी चंगी भली यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी थी, सब सेट था, बट उसने बंदों के साथ किया माड़ा, उसके साथ आज माड़ा हो गया, ठीक है। मैं उसके यहाँ आने के बाद है ना, मैंने उसके घर पे गया, उसकी घरवाली थी, ठीक है, उसके हालात इतने ख़राब, और वो पैसे उसने जितने लोगों से यानी कि लिए ये वो किया ना, तो वो पैसे भी उसने घर पे नहीं दिया। उसकी घरवाली जॉब करती है, 15,000 रुपये में जॉब करती है, उसका एक लड़का है, ठीक है। नाम मैं उसका लूँगा नहीं, चलो ठीक है, बट उसने मेरे साथ किया था। एक लड़का और था बेचारा, अपने अमृतसर का था, जो उसके पास क्या आया हुआ था। उस बंदे को वो खुद तो चला गया, पैसे पूसे उसके लगवा दिए। वो बंदा अभी जनवरी अपने इस साल है ना 2022 के अंदर जनवरी में 2 साल ओवर स्टे होके गया, 2 साल, ठीक है। और पैसे फिर भी दे के गया इमिग्रेशन को, ठीक है। तो ऐसा होते हैं, ये एजेंटी वाला काम है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना भैया। आप क्या है कि सही सही तरीके से चलो, सही तरीके से, यानी कि आप अपना क्या है कि भाई देख के चलो। ऐसे नहीं है कि आपको कोई बोल दे भाई जॉब दिलवा दूंगा, जॉब जो कुछ नहीं मिलती, अपने आप ढूंढनी पड़ती है। एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ियो, ठीक है। ठगों से बच के रहें, ठीक है, मेरा यही कहना है। और इस वीडियो को पिरामिड ई सर्विस वाला ई पिरामिड सर्विस, ठीक है, और उसका नाम मेरे को क्या है कि याद नहीं, बेदी बुद्धि पता नहीं क्या था उसका नाम। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो ऑफर लेटर पड़ा हो, उसकी कॉपी पड़ी हो तो मैं रखता हूँ, अपने कॉपी तो रखता रहता हूँ, मगर अब क्या है कि अपने को देखना पड़ेगा। 2 मिनट वेट करो, अगर पड़ी होगी ना उसका ऑफर लेटर की मैं कॉपी दिखाता हूँ आपको, अगर मिल गई तो मेरे को, क्योंकि मैं रखता होता हूँ, मैं फेंकता नहीं किसी चीज़ को। है क्या इसका? नहीं, ये तो कॉन्सेंट है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। कर तो मैंने भी काफ़ी कुछ रखा है, मगर क्या है कि कोई अच्छा मौका नहीं मिला जॉब के लिए, तब क्या है कि बिजनेस ही करना पड़ा। ये मैं बोल रहा था ना आपको, मैं वो हो गया था, डिपोर्ट हुआ था इंडोनेशिया से, तो मेरे को एक वाइट पासपोर्ट मिला था, जो स्पेशल बंदों को मिलता है, वो मिला था यहाँ से। और यहाँ पे इंडियन एम्बेसी वाले हैं, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो उन्होंने किया था, यानी कि मतलब अच्छे से बात नहीं की थी। जब मेरा पासपोर्ट गुमा था, बोले तू यहाँ पे क्यों वो स्टेट हुआ, ये हुआ वो हुआ, मगर पासपोर्ट गुम गया। जब रिपोर्ट करने आ रहा था तो उससे पहले मेरा चक लिया था, मैं क्या करूँ। तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। मेरी भी काफ़ी, मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यार ये सिस्टम आपका ठीक नहीं है। बट अब क्या है कि काफ़ी सुधार हो गया। मैं लास्ट टाइम गया था तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन एम्बेसी के अंदर सुधार हो गया पूरा, यानी कि एकदम सही से, यानी कि चल रहा है अभी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये नवल जी मेरे ख्याल से अब ये वाले भाई, तो घर वालों को ऐसे पट्टी मत पढ़ा दियो कि भाई मेरे को वहाँ जाना है, ठीक है। आई हो घूमने आई हो, ठीक है, मगर भाई जिसका बजट ना हो ना, तो वो भैया यहाँ पे ऐसे मत आ जाना कि भाई वहाँ पे जाने के बाद कुछ सेट होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो भाई मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मैं अपने काफ़ी लंबी होगी है वीडियो, और होप करता हूँ जानकारी दी हुई है जो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और यानी कि अपना मैं तो यही चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वो क्या है कि मेरे साथ जुड़ें, ठीक है, और मेरे से बात करें और यहाँ पे आएँ। तो क्या होगा कि कल को जैसे मेरे को भी थोड़ा आसान हो जाएगा, कोई मान लो यहाँ के रहने लग जाता है, इन्वेस्ट करता है, तो भाई इंडियन कम्युनिटी है जो यहाँ पे बढ़ेगी। और यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि दूसरी कंट्री के जो भी लोग हैं वो सब यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें, ताकि उनको भी जीडीपी में ग्रोथ मिले और लोग भी सेट हों, कि यहाँ वाले बंदों को भी और काम मिले। इसलिए क्या है कि अभी गवर्नमेंट, जैसे अपने इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी जी है, तो वो भी क्या है कि हर किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं ना। तो वैसे मेरा सिस्टम हो गया अभी यहाँ पे इंडोनेशिया में। तो ठीक है जी, ओके जी,
और मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं कोई भी चार्ज नहीं ले रहा किसी भी चीज़ का, ठीक है। भी मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ तो भाई मैं चार्ज लूँगा उसका या मेरी कोई फीस होगी, नहीं जी। आपने ने जानकारी दे दी है, वेबसाइट आपको मिल जाएगी इमिग्रेशन की, ठीक है। वहाँ जानकारी देख के उठाओ, ठीक है। जो प्रोसेस करना है अपना खुद से करो। मेरे को क्या है कि ना तो मेरे पास टाइम है इतना, ठीक है, ना मेरे पास क्या है कि वो है कि मैं ऐसा नहीं चाहता मैं किसी के पैसे लूँ या खाऊं। मुझे ये शौक नहीं है। मुझे अपना यानी कि भगवान है, अल्लाह है, वो बढ़िया यानी कि अपनी रोटी चला देते, दाल पानी बढ़िया चलाते हैं, तो अपने सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अगर एक बड़ी कंट्री में जाने से अच्छा है ना एक छोटी कंट्री में, गरीब कंट्री में आ जाओ, बड़ी है। वैसे भी इंडोनेशिया गरीब है, कहते हैं अपने हिस्ट्री की बुक है या जो भी जियोग्राफी की बुक है, तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि इंडोनेशिया गरीब कंट्री है। मगर गरीब कंट्री में ना क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। तो ठीक है जी, आपने बहुत लाइक किया मुझे, ठीक है, और मेरी बात सुनी आपने, ठीक है। पीके देसाई वीरुन, सोनू भाई सब कुछ भगवान की देन है। नवल चौधरी जी बोल रहे हैं, नवल चौधरी बोल रहे हैं सोनू भाई जल्दी मुलाकात होगी, और बोले सोनू भाई हमें तेरे भाई के पास बहुत पैसे हैं। अच्छा चलो बढ़िया यार, पैसे होने चाहिए, सभी के पास होने चाहिए, सबको इनकम अच्छी आनी चाहिए, और सब क्या है अपनी लाइफ में खुश रहने चाहिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ मैं ना हो सकेगा तो उसमें ना पिरामिड ई सर्विस है, बस उसके पास अपने ने ये वीडियो पहुंचानी है। मैं क्या है वेट कर रहा था पहले काफ़ी टाइम तक कि यार मैं थोड़े से मेरे यूज़र हैं ना जो वो अच्छे से बढ़ जाएं, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। और उसको पक्का मैंने जब से मैंने ठान रखे थे 2011 की बात है, तब से पिरामिड ए सर्विस वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसने पैसे मांग लिए थे मेरे, ठीक है। पैसे चलो ले लिए उसने, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार जो चीज़ बोली वो होती ना तो अलग मजा था। ये बेवकूफ़ बनाना यार 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने का कोर्स, 1 साल के कोर्स में कितना अंतर होता है। 6 महीने के कोर्स पे कोई जॉब नहीं मिलती अपने को, ठीक है। 1 साल वाले पे सीधा एस पास मिलता है सिंगापुर में। तो भाई वो अगर मेरे को वो कोर्स देता, चाहे मेरे से मान लो उसकी फीस थी, ठीक है, फीस से ज़्यादा ले लेता, बट यार चीज़ सेम दे देता ना, तो वो नहीं होता। अभी इतने तय तक क्यों पहुंचे? अगर मान लो वो मेरे को बोलता है 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स मिल जाता, मैं तो फीस भी नहीं पता करता कॉलेज की भी कितनी है। मेरे को बाद में चला पता $4500 फीस है, और उसने मेरे से इतने लगभग मेरे से $9,500 के करीब ले लिए। तो भाई ऐसे एजेंटों से बच कर रहें, ठीक है, और सही तरीके से अपना काम करें, ठीक है। तो वीडियो को एंड करता हूँ, और भाई मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। काफ़ी बंदे यानी कि अभी तक सिर्फ अपने में जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं फेसबुक पे लगभग अभी 20,000 के करीब होने वाले हैं, ठीक है। बट यूट्यूब पे सिर्फ मेरे ख्याल से 212 लोग ही जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब को भी क्या सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई मेरा क्या है कि ज़्यादा दिल अभी कर रहा है कि मैं यूट्यूब पे लाइव होना स्टार्ट करूं, उसमें ज़्यादा बढ़िया लगेंगे, ठीक है। पिरामिड भाई इसका नाम मैं लिख देता हूँ आपको, पिरामिड ई सर्विसेस जलंधर पंजाब, ये इसका है। और ये इसका नाम है पिरामिड ई सर्विसेज जलंधर, पंजाब के नाम से इसका ऑफिस है। उसकी बिजनौर नो पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, नाम अभी मुझे याद नहीं है, बाद में मैं क्या ढूंढ के और वो करूँगा अपना। ये कमल बेनीवाल जी बोल रहे हैं ये वहाँ जाकर दिखा के आऊँ भाई जी। हाँ दिखा देना भाई, बट पता है क्या है, शेयर करते रहो, अपने आप क्या है कि अपने आप हो जाएगा, सब हो जाता है, पहुँच जाता है, ठीक है। और ऐसे उसने पता नहीं कितने बंदों को बेचारों को ठग के और उनके साथ ऐसी यानी कि गलत हरकतें की होगी। तो बच्चे बेचारे होते हैं, छोटे होते हैं, सपने होते हैं बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, माँ बाप के पैसे बेचारा, गरीब आदमी होते हैं, कोई किसानी करता है, कोई बेचारा मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है। माँ बाप के भी सपने होते हैं, चलिए यार ठीक है हमारा बेटा जी बाहर जाएगा, तो वो क्या है कि अपना वहाँ पे जाके और क्या है कि अपना
सेट हो जाएगा लड़का, ठीक है। इस चक्कर में बेचारे इधर उधर से कर्जे पे उठा के दे देते हैं पैसे, ठीक है। और ये एजेंट लोग होते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। चलो ठीक है जी। चंद्रशेखर जी यूट्यूब चैनल नेम क्या है भाई? भाई यूट्यूब का चैनल है ना, मेरे पेज पे जाओगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद क्या है कि मैं इसके कमेंट में भी यूट्यूब का जो लिंक है वो भेज दूंगा, ठीक है जी। वीडियो में एंड करता हूँ, ठीक है। राम राम जी।